दोस्तों, हम लोग फिर से मतलब चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, हम लोग अकाउंट क्यों पढ़ते हैं, अकाउंट्स क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब सारा चीज़ हम लोग फर्स्ट वीडियो में देख लिए थे। ठीक है ना? तो अब हम लोग चैप्टर 2 को चैप्टर 1 को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? चैप्टर 1 को आगे बढ़ा रहे हैं और हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं? मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, एक मतलब लेखांकन का क्या अर्थ होता है, उसका क्या परिभाषा है, ठीक है? उसको हम लोग समझने वाले हैं, उसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और हम लोग पूरा अपना कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। ठीक है? तो जैसे है आपको बताए थे, ये जो क्लास का जो सीरीज चल रहा है वो पूरा का पूरा फ्री क्लासेस है, सारा बच्चों के लिए, सारा बोर्ड के लिए है, और स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई सबके लिए एप्लीकेबल है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका चैनल आपका मोबाइल में सेव हो जाएगा और कोई भी वीडियो जैसे अपलोड होता है तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। तो आप लोग ये काम सबसे पहला कर लें। उसके बाद और क्या करें, इसको अपने सारे दोस्तों के बीच में करें। आपको जैसे क्लास 1 देखे होंगे कि आप कंपेयर कीजिएगा औरों से, आपको कितना अधिक कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ है। और जो बच्चा बुक्स नहीं परचेज कर पा रहा है, तो सर जो बुक्स से पढ़ा रहे हैं, आपको चाहिए बुक्स का, तो आप हमको मैसेज कीजिए, है ना? कमेंट्स में आपको क्या करेंगे, उसका पीडीएफ को हम सेंड कर देंगे। मतलब फ्री क्लासेस का मतलब फ्री लेक्चर, फ्री क्वेश्चन आंसर, फ्री बुक्स, सब कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है ना? और जो आप अपना बुक्स ले सकते हैं, कोई भी रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए कोई इशू नहीं है। क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, है ना? पूरा इंग्लिश में समझाया जाएगा और इंग्लिश में क्यों हम लोग को अकाउंट्स पढ़ना चाहिए, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अब सीधा टॉपिक पे आते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का क्या अर्थ होता है, ठीक है, उसकी क्या परिभाषा है, उस इस चीज को हम लोग मतलब अगर एग्जाम में जो चीज हम आपको बताएं वो आपका डे टू डे प्रैक्टिकल मतलब लाइफ के लिए जानना जरूरी था, लेकिन अगर अकाउंटिंग एग्जाम में भी, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग भी कवर करेंगे। तो उसमें क्या लिखेगा, अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग financial transaction and events, summarize them and communicate the financial information to the shareholder and user, that is owner, creditor, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट एजेंसी, ईडीसी। तो देखिए इसमें क्या है ना कि ये जो पहले हम लोग इसको पूरा पढ़ लेते हैं, उसको को समझाते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट माइनर and in term of money transaction and event which are is a part at least of the financial character and interpreted the result thereof। ये डिफिनेशन कौन दिया था? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर पब्लिक फाइनेंशियल। जिस तरह इंडिया में सीए है, उस तरह अमेरिका का जो सीए है वो क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर पब्लिक फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसके बाद अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या दिया हुआ है? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशंस टू परमिट information judgment and decision by the user of informations। Starting differently, accounting is a process of collecting, recording, classifying, summarizing and communicate financial informations। accounting is an information accounting is an information systems that provides accounting informations to user for decision making। तो सबसे पहले हम लोग चीज समझते हैं कि अकाउंटिंग का अर्थ क्या होता है, इसका क्या मतलब। अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया और ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं जिसमें क्या होता है कि सभी वित्तीय लेन देन, जितना भी लेन देन करेंगे, ट्रांजेक्शन, रिसीट और पेमेंट, ठीक है ना, सभी लेन देन को क्या करते हैं हम लोग? रिकॉर्ड करते हैं, सभी घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं, उस घटना को वर्गीकृत करेंगे मतलब क्लासिफाई करेंगे। फिर सबसे पहले रिकॉर्डिंग का मतलब आपको बता दिए थे। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन होगा, किसी को माल बेचेंगे, किसी से माल खरीदेंगे, किसी को कमीशन पेमेंट करेंगे, किसी को सैलरी पेमेंट करेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में मतलब एक आपको खाता दिया जाएगा, या तो वो खाता मैनुअल होगा या तो फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा, दोनों हो सकता है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकल के साथ में समझते हैं, ठीक है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है, कुछ कुछ कंपनी टेली चलाता है, कुछ कुछ एसएपी चलाता है। जो बड़ी कंपनियां वो एसएपी फॉलो करता है। तो उसमें क्या करेगा, आपको डॉक्यूमेंट देगा, डॉक्यूमेंट को आपको उसमें रिकॉर्ड करना रहेगा, मतलब एंट्री करना रहेगा,
प्राइमरी एंट्री करना पड़ेगा कि हाँ आज के डेट में इतना का परचेज हुआ, इतना का सेल हुआ। आप सब कुछ नहीं देख सकते हैं। बड़ा बड़ा कंपनी में क्या होता है कि आप एक डिपार्टमेंट को देखेंगे, हो सकता है कि आप परचेज देखें, हो सकता है कि आप सेल देखें, हो सकता है कि ओवरऑल आप अकाउंटिंग देखें। तो ये सब चीज आपको दिया जाएगा। तो जो भी दिया जाएगा उसको क्या करना है, जैसे आपको आज आज की डेट में 10 को आपको बिल देगा, 10 बिल का एंट्री करना है, उसको क्या करेंगे हम लोग रिकॉर्डिंग बोलेंगे। अब फिर क्या करेंगे, अब 10 जो बिल देगा, अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट बिल दे दिया, परचेज का अलग दे दिया, सेल का अलग दे दिया, कमीशन का अलग दे दिया, ब्रोकरेज का अलग दे दिया, तो सबको फिर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग उसको अलग अलग फाइल में सब बिल को लगाएंगे, सबको अलग अलग मतलब जो लेजर बनेगा उसमें एंट्री करेंगे। ब्रोकर का ब्रोकर अकाउंट में करेंगे, सेल का सेल्स अकाउंट में, परचेज का परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसको क्या करेंगे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, क्लासिफाइंग करना मतलब हो गया 10 बिल को हम लोग अलग अलग, परचेज को अलग कर दिए, सेल को अलग कर दिए, ठीक है ना, कमीशन को अलग कर दिए, ब्रोकरेज को अलग कर दिए, सैलरी को अलग कर दिए। इस तरह से हम लोग अलग अलग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे। जब हम लोग लेजर बनाएंगे अलग अलग, जब लेजर बनाएंगे आगे जाके तो आपको पता चलेगा क्लासिफाइंग क्या होता है ना। तो आप प्रैक्टिकली उसमें देख लीजिएगा अपना चैप्टर में। फिर क्या करेंगे, समराइज करेंगे। फिर सारा जो टोटल होगा उसको क्या करेंगे हम लोग, सारा सारा को क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको टोटलिंग करने के बाद हम लोग फिर उसको फिर एनालिसिस करेंगे। किस हो सकता है कि पिछला साल का मेरा परचेज घट गया, इस साल का परचेज बढ़ा हुआ, पिछला मंथ का सेल डाउन हुआ, इस मंथ का सेल बढ़ा हुआ है, पिछला मंथ कम कमीशन पेमेंट किया, इस बार ज्यादा कमीशन पेमेंट किए, तो कमीशन ज्यादा पेमेंट किए तो क्या मेरा सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो ये सब चीज को हमको फिर एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने के बाद फिर हम लोग क्या समझेंगे, ये जितना भी सारा एनालिसिस करने के बाद ये सारा रिकॉर्ड को क्या करेंगे हम लोग, जो भी होगा उसको, अकाउंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, वित्तीय स्थिति और लाभ हानि का प्रदर्शन करना, ताकि सही निर्णय ले सकें। इससे क्या होगा कि जो भी उसका मालिक है, जो भी उसका क्रेडिटर है, जो भी इन्वेस्टर है, मतलब ओनर का मतलब होता है मालिक, क्रेडिटर का मतलब होता है किसी व्यक्ति से आपने उधार माल परचेज किया, ठीक है ना, जिसको कि आपको कंपनी से पैसा देना बाकी है, वो क्रेडिटर हो गया, ठीक है। इन्वेस्टर का मतलब होता है, इन्वेस्टर का मतलब होता है जो आपका कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कंपनी में आपका, हो सकता है कि आप किसी औरों से कर्जा लेकर रखे, बैंक से ले रहे हैं, तो बैंक भी आपके लिए इन्वेस्टर हो गया। गवर्नमेंट एजेंसी का मतलब कौन सा होता है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी हो, लोकल बॉडी हो, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है, कि उसमें टैक्स चोरी ना हो रहा है, किसी तरह का कंप्लायंसेस का क्या होता है, जब बड़ी बड़ी कंपनियां चलता है उसमें बहुत सारा कंप्लायंसेस चलता है कि लेबर लॉ है, वेजेज एक्ट है, ठीक है, कि सब कुछ फॉलो हो रहा है कि नहीं, जो गवर्नमेंट का रूल है, इन्वायरमेंट सेफ्टी है, CSR है, ये सब सारा एक्टिविटीज को देखने के लिए गवर्नमेंट एजेंसी भी उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फिनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग का मतलब आप समझ गए, रिकॉर्डिंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, मतलब जितना भी तरह का ट्रांजेक्शन और इवेंट होगा, जो क्या होगा, फिनेंशियल होगा। अब मान लीजिए फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को, जो नॉन फिनेंशियल ट्रांजेक्शन होगा वो रिकॉर्ड होगा क्या, वो रिकॉर्ड नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपका कंपनी में 3 बंदा का रिक्रूटमेंट हुआ, तो उससे क्या हुआ, 3 बंदा का रिक्रूटमेंट हुआ काम करने के लिए, तो उससे क्या होता, कोई फिनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो वो घटना क्या करता है, वो घटना अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। हाँ सर, क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा, हम तो उसको सैलरी पेमेंट करेंगे, तो सैलरी जब पेमेंट करेंगे तो सैलरी अकाउंट में वो एंट्री होगा, लेकिन जो 3 बंदा कंपनी में ज्वाइन किया उसका कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा। इसलिए हम उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसको कि हम लोग मॉनेटरी टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जिसको कि पैसा में नहीं नापा जाता है, उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इस आप समझ गए, रिकॉर्डिंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। समराइज का मतलब समझ गए, सारा जो लेजर हम लोग बनाएंगे, परचेज का अलग बनाएंगे, सेल्स का अलग बनाएंगे, कमीशन का अलग बनाएंगे, उसको हम लोग टोटलिंग करेंगे, समराइजिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद समराइज करके हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। देन कम्युनिकेट द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर क्या होता है, शेयर होल्डर होता है, जैसे आप मान लीजिए टाटा कंपनी में क्या करते हैं, आपको पैसा लगाने का मन करता है क्या, टाटा कंपनी कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप BSE NSE के साइड पे जाइएगा, अपना डीमेट अकाउंट खोलिएगा, है ना, अपना डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपका डीमेट अकाउंट जैसे ओपन होगा, अपना सेविंग अकाउंट से डीमेट अकाउंट को लिंक करेंगे। डीमेट अकाउंट को लिंक करने के बाद आप अपना पैसा को डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के बाद आपको लगता है कि एक शेयर को हमको परचेज करना है, तो आप शेयर को परचेज कर सकते हैं, ठीक है, आप शेयर को परचेज कर सकते हैं, इसमें कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे क्या होगा कि आप उस कंपनी का क्या बन जाएंगे, आप एक शेयर का आज आप क्या हो जाएंगे, एक शेयर का ओनर हो जाएंगे, आप टाटा में आप इन्वेस्टर बन सकते हैं कि हाँ टाटा कंपनी में हम लोग
इन्वेस्ट कर दिए हैं, टाटा कंपनी में हम लोग जो इन्वेस्ट किए हुए हैं उसमें हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, आप जान सकते हैं। ठीक है, तो जो पैसा लगाया हुआ है टाटा कंपनी में, जैसे मान लीजिए कोई लगाया हुआ है, तो उसको क्या जानने का अधिकार नहीं है कि टाटा कंपनी का आज का शेयर का दाम क्या चल रहा है, उसमें क्या है। ठीक है, टाटा का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, टाटा टाटा क्या काम कर रहा है, टाटा मेरा पैसा को सही, जैसे कि अभी आप जान रहे हैं, अभी मान लीजिए मोटा मोटी आपका टाटा स्टील का आप जब शेयर परचेज करने जाएंगे तो उस टाटा स्टील का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, 197-98 रुपये चल रहा है। ठीक है, 197-98 रुपये चल रहा है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप 197-98 रुपये डाल के, हो सकता है आपका 2, 4, 5, 50 पैसा ब्रोकरेज लगे, मान लीजिए 200 रुपया में आपको एक शेयर मिल जाता है। कल के डेट में टाटा कंपनी कोई नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लॉन्च करता है तो उसको मिलता है, तो क्या हो सकता है कि उसका शेयर प्राइस 5-10 रुपया बढ़ सकता है। तो 5-10 रुपया जो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, तो आपको 5-10 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो आप पैसा जो लगाए हैं कंपनी में टाटा में, ठीक है, तो आप क्या हो जाएंगे, शेयर होल्डर हो जाएंगे। कि हमने, हो सकता है कि आप 10 शेयर ले सकते, क्या सर कितना शेयर ले सकते हैं, आपके पास जितना पैसा है उतना का शेयर होल्डर आप बन सकते हैं। तो जो जो व्यक्ति ने पैसा लगाया हुआ है वो व्यक्ति को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। ओनर का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो कंपनी का जो मालिक होता है, जो भी पैसा लगा रहा है बिजनेस में, वो क्या हो गया, ओनर हो गया। जैसे रिलायंस का ओनर कौन है, मुकेश अंबानी। ठीक है, क्रेडिटर का मतलब आप समझ गए, गवर्नमेंट एजेंसी का मतलब आप समझ गए। ये ये सब आपको इसलिए समझाना पड़ रहा है हमको स्टार्टिंग में, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू न्यू टर्म है। हो सकता है कि आपको इसके बारे में कुछ आइडिया होगा, बहुत सारे बच्चे होगा, हो सकता है कि जो इसके बारे में उसका आइडिया ना हो, तो उसको उसके लिए ये सब सारा चीज को टर्म, क्योंकि ये सब सारा चीज जो आप अभी पढ़ रहे हैं वो आपको लाइफ टाइम बोल सकते हैं। तो जब आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं कॉमर्स से आगे जाके, आप आफ्टर 12th के बाद आप सीएमए करें, सीए करें, सीएस करें, ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि बहुत लोग ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं, तो या तो फिर ग्रेजुएशन करें या तो फिर एमकॉम करें, एमबीए करें, आपको ये सारा वर्ड हमेशा मिलेगा। तो इसलिए ये सारा वर्ड का मतलब स्टार्टिंग में आपका क्लियर होगा, आगे सारा चैप्टर में भी आपको ये सब वर्ड मिलेगा। ओनर क्या होता है, क्रेडिटर क्या है, इन्वेस्टर, इन्वेंट्री, गवर्नमेंट एजेंसी, शेयर होल्डर, ये सब मिलेगा। सबके ऊपर में कहीं ना कहीं एक चैप्टर बना हुआ है, आगे जाके आप पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सारा का सारा का मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, सबको आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर पब्लिक फाइनेंशियल ने क्या, पब्लिक अकाउंटेंट ने क्या मतलब डिफिनेशन दिया हुआ है। सीपीए, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में सीपीए बोलते हैं। ठीक है, जैसे जब आप बड़े होंगे तो समझेंगे, बहुत लोग क्या करेगा, सीपीए करेगा। उसको जनरली उसको सीपीए इसलिए बोलता है कि उसको सीपीए बोलता है कि चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट, लेकिन उसका कंप्लीट नाम है एआईसीपीए। एआईसीपीए शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एआईसीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट। लेकिन बहुत लोग क्या बोलेगा कि नहीं सर सीए नहीं करेंगे, सीपीए कर सकते हैं, सीपीए भी कर सकते हैं। कॉमर्स करने के बाद एक आपका नया स्कोप है, हो सकता है कि आपको इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है, आपको कहाँ बनना है, अमेरिका में, तो आपको कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, सीपीए करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है, आपको कहाँ बनना है, अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अमेरिका का चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं, एआईसीपीए, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक सर्टिफिकेट पब्लिक अकाउंटेंट। उसके अनुसार क्या बोलता है, अकाउंटिंग क्या होता है, जितना भी वित्तीय प्रकृति के लेन देन और घटनाओं का अर्थपूर्ण रूप से रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है ना, जितना भी सारा रिकॉर्ड है उसको अर्थपूर्ण ढंग से उसको रिकॉर्ड करना। ठीक है ना, जितना भी अकाउंटिंग के अनुसार जितना क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सीपीए क्या बोलता है, सीपीए बोलता है कि आप जितना भी अकाउंटिंग किए हुए हैं, सभी अकाउंटिंग जो जो वित्तीय लेन देन है, सभी लेन देन और घटनाओं का अर्थपूर्ण रूप से, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दिए, सबका एक अर्थ होना चाहिए, कुछ मीनिंग होना चाहिए, अर्थपूर्ण रूप से रिकॉर्ड करना, तथा उसको क्या करेगा, वर्गीकृत करेगा, क्लेसिफाइंग करेगा, समराइज करेगा। ठीक है, तथा उसके जो परिणाम है उसका भी आपको व्याख्या करने की कला होता है। मतलब जितना भी ट्रांजेक्शन है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइज इन ए सिग्निफिकेंट माइनर इन टर्म ऑफ मनी, इन टर्म ऑफ मनी, विदाउट मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, इन टर्म ऑफ मनी, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट द फिनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटेड द रिजल्ट देयरफॉर। मतलब जितना भी वित्त लेन देन है, सभी घटनाओं का अर्थपूर्ण रूप से उसको रिकॉर्ड करना है, उसको क्लासिफाइंग करना है, जो कि मॉनेटरी टर्म में होता है, और उसका जो परिणाम है उसको क्या करना है, व्याख्या करना है। वो बोलता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट, सीपीए।
अब अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्यों बोल, सर हम अकाउंटिंग हम अमेरिका वाला क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि आप जानते हैं अभी के देश में सबसे बड़ा और सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका का है, ठीक है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं हम लोग को ग्लोबल जानना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया में तो आप समझ जाइएगा कि इंडिया में इसका अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइज करना है और इंटरप्रिटेट करना एंड कम्युनिकेट करना, किसको? ओनर को। सीधा बोलिए एक सर आप कैसे याद रखते हैं? सबसे पहले क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे, फिर क्या करेंगे? क्लासिफाइंग करेंगे, फिर क्या करेंगे? समराइज करेंगे, फिर क्या करेंगे? समराइज करने के बाद क्या करेंगे? इंटरप्रिटेट करेंगे, इंटरप्रिटेट करने के बाद फिर क्या करेंगे? कम्युनिकेट करेंगे। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या बोलता है? अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्मेशन जजमेंट एंड डिसीजंस बाय यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब अगर अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग एक सूचना प्रणाली है। क्या है? इंफॉर्मेशन सिस्टम है। अकाउंटिंग क्या बोलता है? एक सूचना प्रणाली है, मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आर्थिक सूचनाओं की पहचान करती है। क्या करता है? जो भी आर्थिक सूचना, मतलब ऑन आर्थिक नहीं, जो मतलब जिसका में पैसा लगा, पैसा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वैसे सूचनाएं नहीं है। आर्थिक सूचनाएं को पहचानती है, मापती है और उपयोगकर्ता तक पहुंचाती है, ठीक है, ताकि वो उचित निर्णय ले सके। मतलब अकाउंटिंग एसोसिएशन बोलता है कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रणाली है जिसमें क्या करता है, एक ऐसा प्रणाली है जिसमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब सभी सूचनाओं को जो आर्थिक रूप से हो, जिसमें कि आर्थिक रूप से उसको पहचान किया जाता है, उसको मापा जाता है, ठीक है, और जितना जो भी उसका उपयोग करता है वहां तक पहुंचा के उसको उचित निर्णय लेने में मदद करता है, सहायता करता है। ये कौन बोलता है? हम लोग का मीनिंग दिया है। ठीक है, ये जो मीनिंग दिया हुआ है, ये जो हम लोग का जो मीनिंग दिया हुआ है वो सीपीए दिया हुआ है, ठीक है। और अमेरिकन इंस्टीट्यूट क्या दिया हुआ है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट दिया हुआ है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन दिया, स्टार्टिंग द डिफरेंस अकाउंटिंग द प्रोसेस ऑफ द कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। Accounting is an information system that provides accounting information to the user for the decision making, ठीक है। तो सीपीए क्या बोलता है? सीपीए आपको बोल रहा है अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन टू परमिट इंफॉर्मेशन जजमेंट एंड डिसीजंस बाय द यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब आपका अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करना है, सभी घटनाओं को, लेन देन को रिकॉर्ड करना है, जो कि अर्थपूर्ण रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, संक्षेपित किया जाता है और सभी वर्गीकृत परिणामों को हम लोग को व्याख्या करना है। और अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या बोलता है कि उसको ट्रिपल ए बोलते हैं। ट्रिपल ए से आपको याद रहेगा, ट्रिपल ए का मतलब क्या है? अमेरिकन, ए से अकाउंटिंग, ओ से एसोसिएशन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल ए बोलेंगे। ट्रिपल ए से हम लोग याद रखेंगे, क्या बोलेंगे? अमेरिकन अकाउंटिंग और एसोसिएशन, ट्रिपल ए। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो बोलता है कि अकाउंटिंग एक ऐसी सूचना प्रणाली है, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो कि सभी आर्थिक सूचनाओं को पहचानती है, मापती है, रिकॉर्ड करती है और वर्गीकृत करती है और उसको एक जो उसका उपभोक्ता है उसको तक पहुंचाने के बाद उसको क्या करता है? उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अब हम लोग चलते हैं एट्रीब्यूट, जिसको कि हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सर इसको क्यों पढ़ना जरूरी है? अरे जब आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं तो आपको अकाउंटिंग का भी उसका क्या विशेषता है वो भी आपको जानना पड़ेगा। आप अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी आप अकाउंट्स में क्या कर रहे हैं? अभी अकाउंटिंग अपने आप को अकाउंटिंग में ढाल रहे हैं। आपको हम अभी आपको अकाउंटिंग नहीं सिखा रहे हैं, अभी अकाउंटिंग का कहानी बता रहे हैं। आप समझ लीजिए कि अकाउंटिंग का एक कहानी चल रहा है अभी आपके साथ में, ठीक है ना, कि आपको अकाउंटिंग का कहानी हम संक्षिप्त में बता रहे हैं। जब आगे आप पढ़ने जाइएगा तो आप लोग सर ये सब चीज तो पता है हमको। अरे इसलिए पता है क्योंकि आपने पहले कहानी सुन चुके हैं, पहले कहानी को समझ चुके हैं, पहले कहानी को याद कर चुके हैं, इसलिए आपको इस सारा चीज को आपको याद है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एट्रीब्यूट ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल ऑफ अकाउंटिंग। मतलब क्या होता है कि लेखांकन की क्या विशेषता है? सबसे पहले क्या है? द डिफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग बीइंग द लाइट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या था? आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स।
ठीक है। अब ये सब चीज आप सब कुछ जितना चीज मिलेगा आपको सब पढ़ा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे मिलेगा, आइडेंटिफाइंग द फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड द इवेंट, अकाउंट्स रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी, जो मनी में नहीं होता उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कोई कंपनी में कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेगा मालिक को रिकॉर्ड करेंगे। परचेज ऑफ एसेट्स, अगर कोई हम लोग एसेट्स को परचेज करेंगे उसको रिकॉर्ड करेंगे। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होता है सर, एंड रॉ मटेरियल, गुड्स का मतलब होता है कि जिससे कि आपका कंपनी में गुड्स और रॉ मटेरियल एक ही होता है। गुड्स को आप समझ लीजिए, रॉ मटेरियल जिससे कि मान लीजिए कोई कंपनी पेपर इंडस्ट्री है, ठीक है ना, तो पेपर इंडस्ट्री क्या करता है, वेस्ट पेपर को परचेज करता है, तो वेस्ट पेपर उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया या तो फिर रॉ मटेरियल हो गया। क्या हो गया, कोई पेपर इंडस्ट्री जो प्रिंटिंग, आप पेपर जो आप तो पढ़ रहे हैं कॉपी पे पेपर में लिख रहे हैं, तो पेपर इंडस्ट्री क्या करता है, जो आप खाली पेपर को बेच देते हैं कबाड़ी वाला को, तो वो क्या करता है पेपर इंडस्ट्री तक फिर पहुंचाता है, पेपर इंडस्ट्री तक फिर पहुंचाता है, और फिर क्या करता है वो लोग वहां से पहुंचा के उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फिर से आपको नया बुक्स तैयार करके आपको देता है। तो परचेज ऑफ उसको भी हम लोग को रिकॉर्ड करना है अगेंस्ट अगेंस्ट द पेमेंट और ऑन क्रेडिट। आपको बताएं कि हम लोग हो सकता है कि उसको हम लोग को नगद में भी खरीद रहे होंगे या तो फिर क्या खरीद रहे होंगे, उधार में खरीद रहे होंगे, उसको भी रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स अगेंस्ट द पेमेंट्स और ऑन क्रेडिट बाय द फर्म, मतलब गुड्स को हम नगद बेचेंगे तो भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे और उधार बेचेंगे तो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो मन में आपका एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, सर उधार वाला हमको क्यों, मतलब उधार वाला तो रिकॉर्ड करना समझते हैं, लेकिन जब हम नगद परचेज किए और नगद सेल्स किए तो उसको क्यों रिकॉर्ड करेंगे, ये हम जरूर आना चाहिए। क्योंकि आप तो बोले थे कि याद नहीं रहता है तो हमको कितना उसको पेमेंट करना है, इसलिए हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते नहीं। आपको अगर सेल्स का ट्रेंड देखना है कि इस साल हमने कितना परचेज किया, कितना कितना कैश में परचेज किए, कितना मतलब बैंक के थ्रू परचेज किए, कितना मतलब कैश और बैंक का मतलब होता है नकदी, कितना हम नकदी परचेज किया, कितना उधारी परचेज किया। अगर आपको ये जानना हो तो कैसे जानेंगे, आप जब रिकॉर्ड नहीं रखेंगे डाटा को, कल के डेट में आपको अगर स्टैटिस्टिक्स के थ्रू जानकारी प्राप्त करना पड़ेगा, उसका एनालिसिस कीजिएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस मंथ में आपने टोटल आपने मतलब बोल सकते हैं कि नगद परचेज हम लोग 1 लाख का किए और उधारी परचेज हम लोग 50,000 का किए, तो टोटल परचेज कितना हो गया आपका 1.5 लाख का। तो आप ये चीज आप केवल उधारी को ही लिखिएगा, तो आप नगद वाला को क्या कीजिएगा, आप नहीं लिखिएगा, तो आपको क्या होगा, पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं मिल पाएगा। इसलिए जब भी हम लोग करेंगे सेल्स और परचेज, तो हम लोग नगद और उधारी दोनों को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट को हम लोग समझते हैं कि वित्तीय लेन देन घटनाओं की पहचान। सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कि कौन सा ट्रांजेक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करना है। अकाउंट्स में केवल लेन देन की घटनाओं को रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें क्या करते हैं, मनी के रूप में मापा जाता है। जो मनी के रूप में मापा नहीं जाता है, जैसे आपका कंपनी में 5 लोग का अपॉइंटमेंट हुआ नौकरी पे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। जिन घटनाओं का मौद्रिक रूप का मूल्य निर्धारित नहीं किया जाता है उसे अकाउंटिंग में नहीं किया जाता है। मान लो हम लोग कोई पूंजी लगाएं, माल खरीदें, वेतन पेमेंट किए आदि सभी रिकॉर्ड किए जाएंगे, लेकिन अगर कर्मचारी की ईमानदार, हो सकता है कि कोई कंपनी क्या है, कोई कंपनी में कोई कर्मचारी है वो बहुत ही ईमानदार है, ठीक है, या जो उसका जो डायरेक्टर है, ठीक है, उसका कोई नया ज्वाइनिंग हुआ है, तो इसका क्या है, अगर आप क्या है बहुत ईमानदार स्टाफ है, बहुत ईमानदार स्टाफ है, तो आपका ईमानदारी को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका ईमानदारी को पैसा से मापा नहीं जाता है। इसीलिए हमको बोले कि या तो फिर आपका कंपनी में कोई एक ईमानदार डायरेक्टर का नियुक्ति किया गया, ईमानदार स्टाफ का नियुक्ति किया गया, उसको इसका ईमानदारी या तो हम लोग उसका रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सेकंड पॉइंट हो गया, इसलिए बोले कि हम लोग किस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, किस पहला चीज देखें रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। मेजरिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स, measuring the identifying transaction and event, accounting measure the transactions and events in term of common measurement units, that is currency of accounts. Standards defines financial transactions and events are measured in terms of money. नोट में क्या समझते हैं, एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ द स्टाफ, बहुत अच्छा स्टाफ का क्वालिटी है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। रिक्रूटमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट।
बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहचान करेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन को रुपीस में मापा जाता है और कौन सा ट्रांजेक्शन को रुपीस में नहीं मापा जाता है। अकाउंटिंग में सभी लेन देन को एक समान क्या कर सकते हैं, माप या तो कोई अर्थ जिसका कि क्या एक माप नहीं सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग में सभी लेन देन को एक समान माप इकाई का अर्थ होता है कि हम लोग उसको क्या करते हैं, जो करेंसी होता है मतलब जो मुद्रा में उसमें व्यक्त किया जाता है। जैसे भारत के लिए कौन सा मुद्रा चल रहा है, रुपया। अमेरिका में कौन चल रहा है, डॉलर। जापान में कौन चल रहा है, येन। तो आपको यूरोप में कौन चल रहा है, यूरो, है ना। तो आपको ये सब चीज का जानकारी कि कौन सा देश में कौन सा करेंसी चल रहा है, तो हर देश क्या करता है कि उसको हमको अपना मुद्रा में उसको मापा जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आप कोई करेंसी है उसको कि इंडियन करेंसी में आपको माप के उसको रिकॉर्ड करना होता है। अगर मान लिया हम अमेरिका से कोई सामान को परचेज करते हैं तो हम लोग खरीदेंगे डॉलर में, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज में। सर कन्वर्ट कैसे करेंगे, कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि एक एक्सचेंज रेट होता है। एक्सचेंज रेट से जितना हम लोग पेमेंट करेंगे उस पेमेंट को डॉलर, जितना डॉलर पेमेंट करेंगे उसको उस एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करके इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद फिर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए कि 50,000 रुपया का एक मशीन खरीदे, तो इसमें क्या होता है 50,000 रुपया को हम लोग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले समझ गए मेजरिंग करेंगे हम लोग ट्रांजेक्शन और इवेंट को कि कौन सा इवेंट को हम लोग को रिकॉर्ड करना है कौन सा नहीं करना है। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग का मतलब ऊपर में आपको समझा दिए। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन और इवेंट फिनेंशियल करेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड जनरल एंट्री। मतलब क्या होता है कि जो सभी अकाउंटिंग का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है रिकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है कि सभी लेन देन को क्या करते हैं, क्रमबद्ध मतलब डेट बाय डेट के रूप में। जनरल मतलब जो होता है कि हम लोग एक खाता होता है, खाता जिसको कि जनरल बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब एक मोटा रजिस्टर आप देखे होंगे बहुत सारे दुकान के पास, या तो फिर आप कहीं एंट्री करने, कहीं हॉस्पिटल गए होंगे, मॉल गए होंगे, तो वहां भी एक रजिस्टर रखा होता है, उसमें आपको एंट्री करना पड़ता है आप कितना बजे आए कितना बजे आउट किए। तो उसी तरह आप क्या करेंगे, हम लोग एक जनरल लेजर बनाएंगे। ठीक है ना, उसमें क्या होगा कि सारा ट्रांजेक्शन को उसमें हम लोग पहले रिकॉर्ड करेंगे डेट बाय डेट, टाइम बाय टाइम। जैसे आज 1 तारीख में के डेट में 50 ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड किए, 2 तारीख के डेट में 100 ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किए। अब फिर उस रिकॉर्ड को हम लोग फिर क्या करेंगे, अलग अलग जगह पे हम लोग पोस्टिंग करेंगे। ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, क्लासिफाइंग बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी लेन देन को, जैसे कि मान लिया आपके कंपनी का गेट पे एक रजिस्टर रख दिया गया कि आज के डेट में जितना भी ट्रक आ रहा है सबका एंट्री कर दो, कौन सा माल लेके आ रहा है उसमें एंट्री कर दो। तो वो क्या हो गया, आपके लिए क्या हो गया, जनरल रिकॉर्ड हो गया कि वहां पे वो सारा रिकॉर्ड, परचेज, सेल्स, कमीशन, एजेंट जितना भी है सब उसमें एंट्री हो रहा है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण होता है रिकॉर्डिंग करना। इसमें क्या होता है कि सभी लेन देन को क्रमबद्ध रूप से रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर हम लोग कोई भी जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नगद माल खरीदा तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको जनरल एंट्री में दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग एंट्री, हम लोग रिकॉर्डिंग उसको बोलते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम होता है, अगर सही रिकॉर्डिंग होगा तो सही क्लासिफाइंग होगा, सही समराइज होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करना कि सही रिकॉर्डिंग हो। मतलब ऐसा, इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले देखिए कि हम लोग आइडेंटिफाइंग करेंगे फिनेंशियल ट्रांजेक्शन को कि कौन सा फिनेंशियल ट्रांजेक्शन है, और उसको फिर मेजर करेंगे हम लोग करेंसी में ट्रांजेक्शन। मेजर द आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, अपना करेंसी में मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे। फिर क्या करते हैं हम लोग, क्लासिफाइंग करेंगे। क्लासिफाइंग का मतलब समझा दिए थे। क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड इन जनरल or of one nature or relating to one person at a one place called accounts maintains is in a books as a ledger are the individual accounts head which are the financial transactions of the same nature of the persons are transfer postage. For example, purchase accounts in a purchase in a ledger, transaction of the purchase goods are posted in the purchase accounts so that the total purchase of the goods can be known. क्लासिफाइंग का मतलब होता है जनरल में जो भी दर्ज है, जनरल में दर्ज की गई लेन देन को उसके प्राकृतिक के अनुसार पे क्या कर देना, अलग अलग खातों में बांट देना। मतलब समझ लो कि एक जनरल रजिस्टर बना दिए हैं
कि जो भी होगा इसमें रिकॉर्ड होगा, मतलब बीच टेबल पे रख दिए, उसमें परचेज वाला आदमी जो परचेज करेगा वो परचेज वाला अपना लिख देगा, सेल्स वाला भी उसमें लिखेगा, सैलरी पेमेंट करेगा वो भी लिखेगा, और कोई खर्चा होगा उसमें लिख जाएगा। लेकिन फिर क्या करेगा, उस सारा ट्रांजेक्शन को क्या करेगा, क्योंकि सब लोग एक्सपर्ट नहीं है कि उसको, तो एक्सपर्ट को मतलब जो बंदा है, जैसे आप लोग अभी जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, उसको देख के क्या करेगा, जो भी जनरल में दर्ज किए गए सभी लेन देन को उसके प्राकृति के अनुसार, मतलब प्राकृति का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो परचेज का है उसको परचेज में, सेल्स का सेल्स में, कमीशन का कमीशन में, है ना, सबको अलग अलग अकाउंट्स में, मतलब उसका अलग अलग लेजर बनाएंगे, एक अलग अलग रजिस्टर बनाएंगे, उस रजिस्टर में उसका एंट्री करना, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं। और यह जो कार्य होता है लेजर में क्या आता है, जैसे आपको बता दिए, जैसे मान लीजिए पहले तो हम लोग एंट्री जनरल में कर दिए, अब परचेज के लिए हम लोग परचेज लेजर बना देंगे, सेल्स के लिए सेल्स लेजर। लेजर मतलब क्या होता है सर, लेजर किसको बोले, लेजर का मतलब हो गया एक सेल्फ रजिस्टर, एक सेपरेट रजिस्टर जिसमें कि परचेज लेजर बोलेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ परचेज, मतलब जनरल जो एंट्री हुआ है जनरल वाउचर में, उससे केवल जो भी परचेज छाट के एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, और वो रजिस्टर में केवल परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, सेल्स का अलग लेजर खोल देंगे, सेल्स का लेजर मतलब सेल्स का अलग रजिस्टर खुलेगा, उसमें क्या होगा, सारा सेल्स रिकॉर्ड करेगा, कमीशन का अलग, ब्रोकरेज का अलग, इंटरेस्ट का अलग, इंटरेस्ट रिसीव्ड का अलग, इंटरेस्ट पेमेंट का अलग, सैलरी पेमेंट का अलग, ये सब का हम लोग अलग अलग लेजर, मतलब अलग अलग खाता बना देंगे। जैसे आप लोग पहले क्या करते थे, स्कूल में बहुत सारे बच्चे, देखिए इसको आपको स्कूल से आपको कोऑर्डिनेट करेंगे तो ज्यादा समझ में आपको आ जाएगा। बहुत सा बच्चा क्या करता है, स्कूल में एक कॉपी लेके जाता है ना, एक कॉपी लेके जाता है, क्योंकि अगर इस पूरा दिन में आपका 6 पीरियड है तो 6 पीरियड का कॉपी 6 लेके नहीं आता है। ठीक है, तो 6 पीरियड का कॉपी लेके नहीं जाकर एक कॉपी लेके जाएगा, सारा का सारा उसमें लिख लेगा, और उसको फिर घर में आके फेयर कर लेगा, अलग अलग सब्जेक्ट का कॉपी में अलग लिख देगा। तो वो जो अलग अलग कॉपी में लिखा वो अलग अलग उसका लेजर हो गया, मतलब फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, मैथ का अलग, है ना, हिंदी का अलग, संस्कृत का अलग, मैथ्स का अलग। तो बहुत सा बच्चा क्या होता है, बहुत ज्यादा इतना कॉपी कौन लगेगा, एक मोटा कॉपी ले गया, सारा सब्जेक्ट उसी में चला रहा है। ठीक है, सारा सब्जेक्ट चला रहा है, लेकिन घर में आके उसको क्या करता है, फेयर कर देता है। अब बहुत सा बच्चा कहता है सर हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो अलग अलग कॉपी ले जाते हैं। तो जो अब आप अलग अलग कॉपी में आप जो लिख रहे हैं, ठीक है, वो क्या करें, आप डायरेक्ट क्या करें, उसको सेग्रीगेट करते हैं, फिजिक्स को फिजिक्स में लिख रहे हैं, केमिस्ट्री को केमिस्ट्री में लिख रहे हैं, हिस्ट्री को हिस्ट्री में लिख रहे हैं। तो वो जो हो गया वो क्या हो गया, आपका लेजर हो गया। आपका क्या हो गया, ये हिस्ट्री का लेजर हो गया, सिविक्स का लेजर हो गया। मतलब आपको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में समझना है तो आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि जब हम सामान जब परचेज करेंगे तो परचेज के लिए सारा ट्रांजेक्शन को एक हम अलग खाता में लिखेंगे, उसको परचेज लेजर बोलेंगे। सेल्स का सारा खाता में लिखेंगे तो सेल्स लेजर हो जाएगा। ऐसे करके आपको समझना है, ठीक है ना। अब हम लोग भी क्या क्या करते हैं उसको, जैसे हम लोग एग्जांपल आपको समझा दिए। अब हम लोग कहते हैं समराइज करना, ठीक है ना। उसमें वही एग्जांपल दिया था, जो सभी सभी जो परचेज अकाउंट और सेल्स अकाउंट को अलग अलग उसको हम लोग स्थानांतरित कर देंगे, ठीक है ना। समराइज करने का मतलब क्या होता है, समराइज का मतलब होता है, दिस इन्वॉल्व प्रिपरेशंस और this involve presenting the classifying data in the ledger in a manner which understandable and useful for the internal and external user in a financial statement. This process leads for preparations of the trial balance, for which following financial statements are prepared: trading and profit and loss accounts, statements of profits and loss account in case of the company, balance sheets, all accountings, all accounts of revenue and expense are transferred to profit and loss accounts to determine the profit and loss, and all assets and liabilities are summarized as a balance sheet which show the financial positions of the कंपनी। समराइज का मतलब क्या हुआ, आप जितना भी लेजर बना लिए उसमें क्या होता है, अकाउंट्स में 4 ढंग का ही ट्रांजेक्शन होता है, 5 ढंग का ट्रांजेक्शन हो सकता है, ठीक है ना। जनरली यहाँ पे 4 दिखाया गया, एक मतलब एडवांस लेवल में जब आप जाइएगा वहां पे होता है कि 4 5 ढंग ही समझ लीजिए आप। एक होता है आपका वो, या तो आपके लिए वो एक्सपेंस हो सकता है, कंपनी को चलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई खर्चा कर सकते हैं, एक्सपेंस हो सकता है। एक आपका इनकम हो सकता है, रेवेन्यू हो सकता है। एक आपका एसेट्स हो सकता है, एक आपका लायबिलिटीज हो सकता है, और एक आपका कंटीजेंसी हो सकता है। कंटीजेंसी को रिकॉर्ड में हम लोग नहीं करते हैं, मतलब कंटीजेंट इवेंट जिसको बोलते हैं, कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो
आप देखिए कि जो भी आपका ट्रांजेक्शन है, कि आप जब लेजर बना लिए, अलग अलग लेजर बना लिए, अलग 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 नेचर का, परचेज का अलग, सेल्स का अलग, कमीशन का अलग, कमीशन में रिसिप्ट का अलग, कमीशन पेमेंट का अलग, सैलरी पेमेंट का अलग। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप मशीन परचेज किए, मशीन प्लांट एंड मशीनरी का अलग बना लिए, उधार परचेज किए उसका अलग बना लिए, है ना, उधार सेल्स का अलग बना लिए। तो उसमें क्या हो गया कि आपका कुछ कुछ आपका एसेट्स है, कुछ लायबिलिटीज है, ठीक है, कुछ एक्सपेंस है, और कुछ क्या है, कुछ आपका कुछ एसेट्स है, कुछ लायबिलिटीज है, कुछ रेवेन्यू है, और कुछ आपका एक्सपेंस है। तो सबको अलग अलग क्लासिफाई करके हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। सर ट्रायल बैलेंस क्या होता है? तो जितना पहले क्या किए, जनरल लेजर में क्या किए, हम अलग 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 जनरल लेजर में सारा ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड किए, फिर हम लोग क्लासीफाई किए, अलग अलग लेजर में पोस्टिंग किए। अब जो पोस्टिंग करने का जो टोटल आएगा, सारा टोटल को हम लोग एक जगह लिखेंगे, एक बुक्स में एक जगह पे लिखेंगे कि हाँ परचेज का टोटल इतना आया, सेल्स का टोटल इतना आया, एक्सपेंस का टोटल मतलब फर्नीचर परचेज किए उसका टोटल इतना आया, ठीक है ना। जो डे टू डे में ट्रांजेक्शन हुआ वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपका लेजर में, लेकिन उसका जो टोटल बैलेंस हुआ इस मंथ का वो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। और उससे हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट कौन बनाता है, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो कंपनी होता है वो जो होता है, ठीक है ना, ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उसी को जो अभी जो इंड एस लागू हुआ तो उसको बोलता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पहले हम लोग बोलते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब उसको बोलते हैं स्टेटमेंट, उसी का नाम चेंज हो गया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर नाम क्यों चेंज कर दिया? आप तो जानते हैं कि गवर्नमेंट क्या करता है, कभी जब शहर का नाम चेंज कर देता है तो आपका तो चैप्टर का टॉपिक का नाम है उसको चेंज कर ही सकता है। और वो आज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हुआ, ग्लोबली सब लोग जब IFRS आया सब लोग क्या, सारा देश में पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड लॉस बोलते थे कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस बोल रहा है, तो सारा लोग आप बोलने लगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम लोग क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि हम लोग उसका स्टेटमेंट को अंडरस्टैंडिंग करें। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, उसमें सारा का सारा ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, समराइज करते हैं एक जगह, तो ट्रायल बैलेंस हो गया। फिर उससे हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, और जो कि ग्लोबली नोन है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम लोग फिर क्या करते हैं, उससे जो एक्सपेंस और जो रेवेन्यू होता है वो एक्सपेंस और आपका रेवेन्यू सारा का सारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। और बैलेंस शीट में क्या जाएगा, जो आपका एसेट्स और लायबिलिटीज होगा। तो एसेट्स और लायबिलिटीज, सर एसेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। एसेट्स का मतलब होता है जिस प्लांट एंड मशीनरी जिससे कि आप पैसा कमाने के लिए खरीद रहे हैं। एसेट्स का मतलब होता है जिस वैसा सामान जिससे कि आप पैसा कमाने के लिए खरीद रहे हैं। तो सर रॉ मटेरियल से भी तो हम पैसा कमा रहे हैं। अरे बड़ो, रॉ मटेरियल क्या होता है, रॉ मटेरियल प्रोसेस हो रहा है, वो ड्यूरिंग द ईयर में खत्म हो जा रहा है, जिससे क्या हम लोग कई साल का बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी हम लोग एक बार करोड़ों का प्लांट लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, रॉ मटेरियल को डालते जाते हैं और हम लोग फिनिश गुड्स निकाल के सेल्स करते रहते हैं। तो रॉ मटेरियल हमारे लिए क्या हो गया, एसेट्स हो गया। लेकिन जो रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं उससे भी सामान बन रहा है, लेकिन वो हमारे लिए क्या हो गया, वो एक्सपेंसेस हो गया। एसेट्स और एक्सपेंस भी समझना पड़ेगा तुमको। एसेट्स का नेचर क्या होता है, एक्सपेंस का नेचर क्या होता है। रेवेन्यू का मतलब क्या हो गया, जैसे हम सेल्स किए तो सेल्स से जो पैसा आया हमारे लिए क्या हुआ, इनकम हो गया। लेकिन हम लोग जो उधार सेल्स खरीदे, तो उधार सेल्स खरीदे तो हमको क्या करना पड़ेगा, उधार परचेज किए मटेरियल को हम लोग को सामने वाले को पैसा देना पड़ेगा। तो जो सामने वाला व्यक्ति जिससे माल हम लोग उधार परचेज किए वो हमारे लिए क्या हुआ, क्रेडिटर, मतलब उसको हमको पेमेंट देना है। तो उसको हम लोग कहाँ शो करना पड़ेगा, बैलेंस शीट में, ना कि प्रॉफिट एंड। तो वो उसको हम लोग लॉस में क्यों ना शो करते हैं, वो लॉस छोड़ो ना, तो उसको तुमको आगे 2 3 4 5 साल में पेमेंट करना है। जैसे आज पर तुम्हारा टर्म एंड कंडीशन है तो वो तुम्हारे लिए क्रेडिटर है। लेकिन अगर तुम उससे एक मंथ में परचेज किया और एक मंथ में खत्म कर दिया तो वो तुम्हारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा। बैलेंस शीट का जो डेट बनता है, जो 31 मार्च के डेट में जो तुम्हारे पास पेमेंट करने के लिए बकाया रहेगा, वो तुम्हारे लिए लायबिलिटीज हो जाएगा। जिससे तुम्हारा बिजनेस को चलाने में सुविधा हो रहा है, वो तुम्हारे लिए एसेट्स है ना। प्लांट एंड मशीनरी, कैश, बैंक, ठीक है, फर्नीचर, फिक्सचर, ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है, बिल्डिंग, ये सब क्या हो गया, बैलेंस शीट का आइटम होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंसेस क्या होता है कि सैलरी पेमेंट किए, हम लोग मटेरियल परचेज किए, ठीक है, ब्रोकरेज पेमेंट किए, कमीशन पेमेंट किए, फ्रेट पेमेंट किए, वो हम लोग के लिए क्या क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। इनकम क्या हो गया,
हम लोग का कमीशन कुछ इनकम आ रहा है, हो सकता है कि बैंक में मेरा कुछ पैसा जमा है और उस पैसा से इनकम आ रहा है, तो वो हमारे लिए इनकम हो गया। हाँ, लेकिन उसमें आप तुमको समझना पड़ेगा कि वो मेरा टेम्पोररी इनकम है कि रेगुलर इनकम है। ठीक है, हो सकता है कि मेरा बिजनेस कोई और चीज का है और कमीशन उससे हमको क्या कर रहे हैं, उसका ब्रोकरी कर रहे हैं, उसका कमीशन हमको आ रहा है, वो हमारे लिए रेवेन्यू हो रहा है। तो इस चीज को आपको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे जब प्रैक्टिकली समान जब प्रैक्टिकली सब सब में आइएगा तो आपको समझ में आता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब आप समराइज का मतलब समझ गए। क्लासिफिकेशन के बाद सभी खाताओं का सारांश किया जाता है सिंपल भाषा में, ताकि जो कि सारा व्यापार की जो वित्तीय स्थिति को आसानी भाषा में समझा जा सके। और सबसे पहले उसमें क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब वो सारा लेजर का बैलेंस को ऐड करके एक जगह पे लिखना ट्रायल बैलेंस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद उसके आधार पे फिर हम लोग क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट जिसको क्या बोलते हैं, अंतिम खाता। ठीक है, वो बनाएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, ठीक है, जिसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। उससे क्या होता है कि हमको कितना लाभ और कितना हानि हुआ वो प्राप्त होगा, और बैलेंस शीट में हमको कितना एसेट्स और कितना लायबिलिटीज है वो पता होगा। फिर हम लोग छठा काम क्या करेंगे, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या हुआ, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैरिड आउट so that the user of financial data can make an assessment of profitability and the financial positions of the business। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है, ठीक है, जो फिनेंशियल यूजर है, जो आपका क्या कर सकता है, जो एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशंस, जो विश्लेषण किया हुआ है उसका व्याख्या करता है। वो तैयार तैयार किए गए जो वित्तीय फिनेंशियल स्टेटमेंट है, जो फाइनल अकाउंट बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, उसको क्या करता है, व्याख्या करता है, ताकि क्या कर देता है, व्यवसाय में कितना प्रॉफिटेबिलिटी हुआ, कितना कितना लॉस हुआ, ठीक है ना, फिनेंशियल का क्या मूल्यांकन, उसका क्या पोजीशन है, क्या वैल्यूएशन है। उदाहरण के लिए पिछला वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितना कितना लाभ बढ़ा, कितना घटा, कम हुआ। और इससे विश्लेषण करने में मतलब कोई भी एक एक चीज के ऊपर, हम लोग इस साल इतना सेल्स क्यों किए, सेल्स कम हुआ तो क्यों हुआ, परचेज हुआ तो, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में सुविधा होता है जनरली। ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं हम लोग, कम्युनिकेट करते हैं। फाइनली फाइनल फाइनली क्या करते हैं हम लोग, accounting functions involve communicating the financial information, that is the financial statements to the user. The accounting informations can be provided in time to the user so that decision are taken at a appropriate time। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग का जो अंतिम कार्य होता है वो वित्तीय जानकारी, जो जो जितना भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, वित्तीय जानकारी को उपभोगकर्ता मतलब जो उसका यूजर है उसके तक पहुंचाना होता है, ताकि यह जानकारी मालिक, जो ओनर है, जो निवेशक है, जो बैंकर है, सरकार, कर्मचारी तथा अन्य जो जो भी मतलब उसका जो हितैषी है, जो बिजनेस में इन्वॉल्व रखता है, इंटेंशन रखता है, उसको दी जा सके, ताकि सभी उचित निर्णय ले सके। उदाहरण के लिए बैंक किसी व्यवसाय को ऋण देता है तो उसे वित्तीय स्थिति का अध्ययन करने से पता चलता है कि उसका लोन्स का रिपेमेंट का स्टेटस क्या है। ठीक है ना, उसको लोन्स कब तक मिल पाएगा, कब तक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या समझ रहे हैं, सेकंड क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, बुक कीपिंग क्या होता है बताइए, आप लोग बताइए, रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इसका मतलब बताइए। आप लोग समझिए, आप लोग क्या इसमें क्या लिखा गया है, आप लोग एक बार देखिए, पर एक बार समझिए चीज को, फिर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटेंसी क्या होता है। ये तीन वर्ड यहाँ पे डाला हुआ है। बुक कीपिंग का मतलब आपको पहले समझा देते हैं, फिर जब पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि जो जनरल आप जो ट्रांजेक्शन को क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज करने का जो प्रक्रिया होता है वो अकाउंटिंग होता है। और अकाउंटेंसी क्या होता है सर, अकाउंटेंसी अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है उसके बारे में जो थ्योरेटिकल गाइडलाइन दिया गया है। मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इज ए प्रैक्टिकल
अकाउंटेंसी इज ए थ्योरेटिकल, मतलब आप समझे ऐसे कि अकाउंटेंसी आपको बताया जाएगा कि आपको रिकॉर्ड कैसे करना है, कौन सा आइटम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है, कौन सा एक आइटम को बैलेंस शीट में डालना है, कौन कौन आपके लिए एक्सपेंस है, कौन आपके लिए इनकम है, कौन सा चीज आपके लिए एसेट्स है, कौन सा आपके लिए लायबिलिटीज है। वो सारा का सारा जो जो थ्योरी लिखा हुआ है बुक्स में, वो कौन कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, जो कि अकाउंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाया गया उसमें लिखा हुआ है। तो वो जो लिखा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी, मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज। बुक कीपिंग का बोलते हैं प्राइमरी, जो जनरल एंट्री पास करेगा, और अकाउंटिंग क्या करेगा, उसको उसके बाद चीज को समराइज करेगा। अब हम लोग चलते हैं क्या इसमें बुक्स में क्या बुक्स क्या बोलते हैं। बुक्स बोलता है कि बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटिंग and meaning recording the financial transactions and events in a systematic manner in the books of account general or transfer postings them in relevant account in the ledger. Thus bookkeeping is a concern with identifying financial transaction or events, measuring them in term of money, recording the identify financial transactions and events in books of accounts, that is general, and transfer postings the recording transactions and events in the ledger। ठीक है, बुक कीपिंग का डिफिनेशन दिया गया है विद्वानों के द्वारा ए एन रॉस कॉम्फले और आर एन कार्टर के द्वारा। क्या दिया गया है, बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर, ए एन साहब बोलते हैं। और आर एन साहब क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग इज द साइंस and arts of recording correctly in books of account all those business transactions that result in transfer of money or money worth। अब इसको हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोग समझ गए, पहले समझते थे बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का एक भाग है। क्या है बुक कीपिंग, क्या है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है ओवरऑल सारा रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाइंग करना, समराइज करना, इंटरप्रिटेट करना, कम्युनिकेट करना। ठीक है, वो सारा का चीज जो सारा जो पार्ट है उसको हम लोग अकाउंटिंग बोलेंगे। ठीक है, तो बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक भाग है। ठीक है, अकाउंटिंग का एक भाग है, वो पूरा पूरा अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, वो समराइज नहीं कर रहा है, क्लासिफाइंग, वो केवल क्या कर रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है और क्लासिफाइंग कर दे रहा है। रिकॉर्डिंग करके क्लासिफाइंग करने तक का ही काम करता है बुक कीपिंग। ठीक है, जो कि स्टार्टिंग में आप जैसे डाटा एंट्री, जिसको बोलते हैं डाटा एंट्री करना, आजकल बोलचाल की भाषा में बोलता है कि अरे डाटा एंट्री कर रहा है वो तो वही डाटा एंट्री का काम पाला है। तो एक बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का एक भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि मुख्य कार्य क्या है, व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को पुस्तक में लिखना तथा उन्हीं उन्हीं संबंधित, जितना उससे जो संबंधित होता है सभी लेजर को स्थानांतरित करना, मतलब उसको लेजर में पोस्टिंग करना। जैसे आपको बता दें, जनरल से लेजर में पोस्टिंग करना। दूसरे शब्दों में बुक कीपिंग का संबंध क्या होता है, बुक कीपिंग का जो संबंध होता है वित्तीय घटनाओं को क्या करना, पहचानना होता है कि हाँ वित्तीय घटना मतलब होता है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है कि नहीं, उस वो मनी में मेजर करने लायक है कि नहीं। जैसे आपको बताया कोई ईमानदार व्यक्ति है, उसका रिकॉर्ड हम लोग को नहीं करना है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उस घटनाओं को रिकॉर्ड करना। और उन्हें क्या होता है, जो भी मोनेटरी रूप में मापा जाता है उसको क्या करता है, जनरल एंट्री में एंट्री करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। तो बुक कीपिंग के अंतर्गत क्या आता है कि लेन देन की घटनाओं को पहचान करना, कि सभी जो आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट, की सभी जो घटना है वो जो लेन देन का जो घटना को पहचान करेगा। उसके बाद क्या, मेजर इन टर्म ऑफ मनी, वो केवल ऐसा घटना जो मनी टर्म में है उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, जो मनी टर्म में नहीं होगा उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो भी करेंगे अपनी करेंसी में करेंगे। ठीक है ना, ये नहीं कि हम लोग इंडिया में रह के यूएस करेंसी में अकाउंट को मेंटेन करेंगे। इंडिया में है तो हमको रुपीस में ही अपना अकाउंट्स को मेंटेन करना है। रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ट्रांसफर एंड पोस्टिंग द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन और इवेंट इन द लेजर, उसके बाद क्या करेंगे, जनरल दर्ज करने के बाद उसको क्या करेंगे, जो मेन बुक्स है उसको अलग अलग लेजर में हम लोग पोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं डिफिनेशन ऑफ द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का जो डिफिनेशन जो बताया गया है एन साहब के द्वारा, ए एम रॉस कॉम्फले के द्वारा, उसमें बोलता है कि बुक कीपिंग क्या है, व्यवसाय के लेन देन को व्यवस्थित रूप से पुस्तक में लिखने की एक कला है। मतलब एक सही मायने में कैसे बुक्स
बुक्स में लिखा जाता है, उसको जो लिखने की जो कला होती है, उस कला को कहते हैं बुक कीपिंग। J.R. कार्टर के अनुसार क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग व्यवसाय के उन लेन-देन के सही तरीकों से पुस्तक में दर्ज कराने की कला है और विज्ञान है, जिसमें क्या होता है, धन का आगमन और निर्गमन होता है। उन्होंने एक वर्ड लिख दिया, आर.एन. साहब ए.एन. साहब क्या बोलते हैं कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करना ही बुक कीपिंग होता है, लेकिन आर.एन. कैटल इसलिए महत्वपूर्ण आ गया कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग तो करना जरूरी ही है ही, साथ में क्या कहते हैं, रिकॉर्ड को हमको सिस्टमैटिक के साथ में करेक्टली करना है, मतलब सही करना है, और वैसा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है जो कि मनी वर्थ में हो। ठीक है, तो इसलिए आर.एन. साहब का भी भूमिका आता है। तो मेनली आप समझ लीजिए, आप कोई भी बुक से पढ़ रहे हैं, उसमें मेजर डिफिनेशन और कोई दूसरा राइटर का भी होगा, तो उसमें यही डिफिनेशन का डिफरेंस में आ सकता है कि बुक कीपिंग सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड किया जा सकता है। दूसरा चीज आता है, बुक कीपिंग को सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करेंगे ताकि उससे सही करेक्शन, सही पिक्चर क्लियर हो, मतलब उससे क्या हो, सही ढंग से रिकॉर्डिंग हो, जिसका कि हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑल द ट्रांजेक्शन को हम लोग जिसको कि मनी फॉर्म में मेजर करते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड जो करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपको अगर आपको ए.एन. साहब और आर.एन. साहब याद भी नहीं रहे, तो आप लोग डायरेक्ट आप उसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, बुक कीपिंग क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं अकाउंटिंग क्या होता है। ठीक है, तब अकाउंटिंग क्या होता है, आज has been discussed earlier, accounting is a process of identifying, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpret and communicate the financial transaction or event in a useful manner। तो अकाउंटिंग का मतलब होता है कि सारा चीज को करना, इसीलिए आप लोग आपका बुक का नाम क्या है, अकाउंटेंसी है, अकाउंटेंसी का है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप डे टू डे में क्या, आज कौन सब्जेक्ट का ट्यूशन है, अकाउंट का ट्यूशन है। ठीक है, डे टू डे हम लोग अकाउंट्स में बोलते हैं उसको। तो अकाउंटिंग क्या है कि ब्रॉडर रिस्पेक्ट होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, ब्रॉडर रिस्पेक्ट होता है। उसमें क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना सबसे पहले आइडेंटिफाइंग करेगा कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड होगा नहीं होगा, फिर कौन सा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद फिर क्लासिफाइंग करना, समराइज करना, एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करना एंड कम्युनिकेट करना फिनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट को। लेकिन बुक कीपिंग में क्या आता है, एक छोटा सा पार्ट, भाई एक हिस्सा तुमको दे दिए, तुम कर दो। ठीक है, वो आता है बुक कीपिंग में। क्या करेगा, वो आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा और क्लासिफाइंग करेगा। तीन चीज करेगा एक बुक कीपिंग में, तीन ही चीज। ठीक है, आइडेंटिफाइंग करेगा, कौन ट्रांजेक्शन को हमको आइडेंटिफाइंग करना है, किसको मतलब रिकॉर्डिंग करना है, और फिर उसको क्या करेगा, क्लासिफाइंग करेगा। फिर समराइज, एनालिसिस और इंटरप्रेट का जो काम आता है, वो आता है अकाउंटिंग में। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं, हिंदी में क्या बोलता है लोग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग केवल लेन देन के सभी लिखने तक सीमित नहीं है। ठीक है, यह क्या है, यह बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें वित्तीय लेन देन का पहचान करना, रिकॉर्डिंग करना, वर्गीकृत करना, संक्षेपण करना, विश्लेषण करना और व्याख्या करना, सभी उपभोक्ताओं तक उसकी जानकारी को पहुंचाना। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग व्यवसाय का वास्तविक वित्तीय स्थिति और लाभ हानि की जानकारी प्राप्त करती है। इससे क्या होता है कि अकाउंटिंग को व्यवसाय की भाषा, मतलब इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग को भाषा भी बोलते हैं, बिजनेस का भाषा बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं अकाउंटेंसी क्या है। ठीक है, अकाउंटेंसी क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटेंसी मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। इट इज एन एजुकेशन, it is an educating process where various aspects of the accounting is explained along with the reason and how to maintain the books of accounts and to summarize, transfer or post transactions in ledger accounts and communicate to the various user. We can say that accounting is the body of theoretical and practical accounting। ठीक है, सिंपल समझिए क्या होता है अकाउंटेंसी, क्या होता है अकाउंटेंसी, क्या होता है अकाउंटिंग के सिद्धांत, उसका जो थियोरटिकल है, सिद्धांत का पक्ष है, सिद्धांत क्या है, अकाउंटेंसी जो है अकाउंटिंग कैसे होगा उस सारा सिद्धांत को निर्धारित करता है। यहाँ अकाउंटिंग से संबंधित सिद्धांत कैसे, उसका जो क्या प्रिंसिपल रहेगा, उसका नियम क्या होगा, सिद्धांत नियम, उसका क्या अवधारणा रहेगा तथा क्या प्रक्रिया, सारा का अध्ययन अकाउंटेंसी कराती है। अकाउंटेंसी यह बताती है कि अकाउंटिंग क्यों
और कैसे की जाती है। अकाउंटेंसी बताती है कि अकाउंटिंग क्यों और कैसे की जाती है। इसको हम लोग समझते हैं कि बुक कीपिंग क्या आता है, अकाउंटिंग का एक अलग भाग है, और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी का भाग है। पहला क्या हो गया, फादर हो गया कौन, अकाउंटेंसी, उसका भाग क्या हुआ अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग का भाग क्या हो गया बुक कीपिंग। या तो फिर इसको समझते हैं, अकाउंटेंसी क्या करता है, सिद्धांत देता है, अकाउंटिंग उस प्रक्रिया को फॉलो करता है, और बुक कीपिंग उसका प्रारंभ करता है। ठीक है, उसको हम लोग इस ढंग पे समझ सकते हैं। ठीक है, अब आता है नीचे एक हम लोग का क्या दिया हुआ है, हम लोग का दिया हुआ है डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन क्या दिया हुआ है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग क्या है। सबसे पहले हम लोग स्कोप समझेंगे, फिर स्टेज समझेंगे, ऑब्जेक्टिव समझेंगे, नेचर एंड नेचर्स ऑफ जॉब एंड लेवल ऑफ स्किल समझेंगे। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स, मेजरिंग term of money, terms of recording and classifying transfers and postings, then in respect ledger। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है कि अकाउंटिंग in addition to the bookkeeping is a process of summarizing, recording transaction or in event, interpreted them, communicate and the result thereof। स्टेज क्या है, बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज में आता है, इट इज द सेकेंडरी, अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज में आता है, इट बिगिन वेयर बुक कीपिंग एंड्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक कीपिंग इज मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और इवेंट। अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग इज टू ascertain net results of the operations and financial positions and communicate information to the user। बुक कीपिंग का क्या होता है, बुक कीपिंग का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ द जॉब इट्स बिगेन मैकेनिकल फंक्शंस इज परफॉर्म बाय लेस एक्सपीरियंस स्टाफ। मतलब हमेशा मतलब कम सैलरी वाला व्यक्ति को रख दिया जाता है बुक कीपिंग करने के लिए, लेकिन अकाउंटिंग करने के लिए इट इज द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ऑफ द परफॉर्म बाय द एक्सपीरियंस स्टाफ। मतलब थोड़ा सा एक्सपीरियंस बंदा को अकाउंटिंग में रखा जाता है। लेवल ऑफ स्किल क्या होता है, बुक कीपिंग इज रूट इन नेचर एंड दस इट डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल। क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको लिख देना है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना है, लेकिन अकाउंटिंग रिक्वायर स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। उसमें क्या करना है, एनालाइज एंड इंटरप्रेट करना है, इसीलिए इसमें कुछ ज़्यादा हम लोग का ये चाहिए, क्या चाहिए, कुछ ज़्यादा हम लोग को एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है ना, कुछ ज़्यादा हम लोग को एक्सपर्टीज चाहिए। तो हम लोग अब समझते हैं क्या होता है, स्कोप में क्या होता है, बुक कीपिंग केवल वित्त लेन देन की पहचान, रिकॉर्डिंग, वर्गीकृत, लेजर करने की पोस्टिंग तक सीमित होती है। लेकिन अकाउंटेंसी का स्कोप क्या होता है, अकाउंटेंसी बुक कीपिंग के साथ साथ उसका संक्षेपण, विश्लेषण और व्याख्या तथा सूचना का संचार करने का भी काम करता है। ठीक है, उसका स्तर क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग का प्रथम चरण होता है, लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग समाप्त होने के बाद शुरू किया जाता है। उसका उद्देश्य क्या होता है बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग का उद्देश्य होता है कि वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित ढंग से रिकॉर्ड करना होता है, लेकिन अकाउंटिंग का रिकॉर्ड होता है वित्तीय परिणामों का ज्ञात करना तथा उपभोक्ताओं तक उसकी जानकारी को प्राप्त करना। उसका क्या होता है, कार्य की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ जॉब क्या होती है। अकाउंटिंग क्या होता है, अपेक्षाकृत क्या होता है कि साधारण और नियमित कार्य होता है, मतलब पर डे काम करना होता है, वो साधारण सिंपल काम होता है, जो भी आएगा उसको रिकॉर्ड कर देना है आपको बुक्स में। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, थोड़ा तकनीकी कार्य होता है, और इसमें विशेष 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 मतलब कार्य का मतलब विशेष एनालिसिस वाला व्यक्ति का जरूरत पड़ता है। स्किल ऑफ रिक्वायरमेंट मतलब कौशल कैसा आवश्यकता होता है। ठीक है, तो आपको बुक कीपिंग में क्या होता है कि कम अनुभव और कम विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए कम पेड सैलरी हमेशा बुक कीपिंग में आता है। लेकिन जैसे अकाउंटिंग करेगा तो उसमें क्या होता है, विशेष ज्ञान वाला व्यक्ति चाहिए, उसको अनुभव चाहिए और विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, तो जाके उसको वो काम को कर सकता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसको हम लोग इजली से समझे। तो आप लोग आज क्या समझे, आज आप लोग मेनली क्या क्या समझे, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या कंप्लीट किए। तो आज की क्लास में हम लोग मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग किए। ठीक है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट सीपीए के अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक क्या बोलता है, अमेरिकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन क्या बोलता है, करेक्टरिस्टिक मतलब एट्रीब्यूट ऑफ द अकाउंटिंग क्या है, ये सारा चीज़ को हम लोग समझे हैं। क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाइंग, समराइजिंग, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और हम लोग क्या समझे, बुक कीपिंग क्या होता है,
बुक कीपिंग, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, और ये तीनों का हम लोग डिफरेंस समझे। तो दोस्तों क्या है कि अभी आप 11th क्लास में है, ठीक है, आपको अभी बेस को मजबूत करना है। अगर आपका एक बार बेस मजबूत हो गया ना, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब चैप्टर स्टार्ट होगा, जब आप जनरल एंट्री पास करेंगे खुद से, जब खुद से लेजर बनाएंगे, खुद से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, खुद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, जो सर आप स्टार्टिंग में जो बताए थे थ्योरी, उस तो हम लोग के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध हुआ। इसलिए अब क्या होता है कि जैसे कुछ कुछ चीज लोग दो ढंग से, मतलब आप समझिए कि स्विमिंग सीखता है। स्विमिंग का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है कि आप डायरेक्ट जाके एक समुद्र में कूद जाइए, तो क्या हो सकता है कि आपको बच भी सकते हैं, और मैक्सिमम चांस है क्या है, आप डूब सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्टीज, छोटा सा तालाब में हेल के आप उसका एनालिसिस ले सकते हैं कि कैसे गार्ड हमको पढ़ना है, कैसे उसको हमको अप एंड डाउन करना है, लेफ्ट राइट कैसे करना है, तो आप अगर जाके कूदते हैं तो जाके क्या होता है, सेफ्टी होता है। इसीलिए कभी भी कोई भी चैप्टर में मूव करने से पहले उसका थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी होता है, ठीक है। और थ्योरेटिकल नॉलेज इसलिए हम ये सब क्लास को थोड़ा सा स्लो चला रहे हैं और थोड़ा डिटेल में चला रहे हैं, इसलिए कम कम टॉपिक को हम लोग कवर करके आप देख रहे हैं एक एक चीज को हम डिटेल एनालिसिस के साथ में आपको पढ़ा रहे हैं। हो सकता है कि जो चीज आपको ग्रेजुएशन एमकॉम में सीख रहे होंगे, उस चीज को भी आपको आज आपको सुनने को मिल रहा होगा, ठीक है। हो सकता है कि आप सारा चीज को एक बार में मगअप ना कर पाए, बिल्कुल न्यू न्यू टर्म है, होता है, सबके लिए होता है। आप वीडियो को 10 बार 20 बार देखिए, उससे क्या होगा कि आपका चीज को दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार जब चीज को बैठ जाएगा ना, फिर जब आप जनरल एंट्री पास करवाएंगे आप लोग से, आपसे लेजर बनवाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, तो फिर आपसे क्या होगा, वहाँ पे गलती नहीं होगा। इसलिए हम लोग थ्योरेटिकल क्लास को पहले पूरा कंप्लीट करेंगे एक एक करके, फिर जाके हम लोग क्या करेंगे उसको, फिर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर कैसे हम लोग को कंप्लीट करना है, कैसे लेजर बनाना है, कैसे ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है ना। तो आज का क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।